हेलो मेरे प्यारे मूर्ख बालक और बालिकाओं। हाय एवरीवन, कैसे हो? प्रीशियस बैच, हाउ आर यू ऑल? भूले तो नहीं? याद हूँ? पहचान में आ रहा हूँ। हाँ, याद हूँ। याद हूँ, कैसे सभी के सभी यार। बहुत बहुत दिनों बाद, है ना, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तुम सबने याद करा। और पीके भैया इज हियर, है ना। वाई टू फियर व्हेन पीके भैया इज हियर। सो हाय एवरीवन, कैसे सभी के सभी। सबसे पहले बता दो मुझे, जोश मीटर कैसा है, एनर्जी मीटर कैसा है, जल्दी बताओ। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? हेलो 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 हेलो। कैसे हो? जल्दी बताओ चैट के अंदर। हाउ आर यू ऑल? तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है भाई? बड़े दिनों बाद दिखाई दे रहे हो तुम सब, मैं भी बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहा हूं, है ना। कैसी चल रही पढ़ाई? भूल गए? याद मेरी आई नहीं तुमको? बहुत याद आई। हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, क्या कह रहे हो? क्या बात है। मिस यू टू। सभी को बहुत बहुत याद करा मैंने, है ना। बड़े दिनों से मैं बोल रहा था रवि सर से कि रवि सर चैप्टर दे दो मुझे पढ़ाने के लिए। है ना। अब बर्दाश्त नहीं होता, हम भी जाए बच्चों से मिलने यार, हमें भी मौका दे दो प्लीज। तो फाइनली ये मौका मिला और आज सरप्राइज एंट्री में मैं तुम्हारे बीच आ गया, जबकि प्लान था कि मैं कल आऊंगा। पर मैंने सोचा यार वो मजा ही क्या जहां पर सरप्राइज ना हो, राइट। तो मजा है ना। क्या कहते हो? हाँ जी। अरे एनर्जी, अबे यार तुम लोगों की एनर्जी इतनी डाउन जो हो गई है ना आजकल। सब देख रहा हूं बेटा, मैं सब देख रहा हूं। तुम्हें लगता है कि मैं ट्रैक नहीं रखता कि कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं? सब ट्रैक रखता हूं मैं, है ना। ये जो लो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है ना, सब पता है मेरे को, ठीक है। यस। सबसे पहले कैसे हो सभी के सभी? अच्छा, इस इमेज में कुछ गलती तुम्हें दिखाई दी होगी, तुम बोल रहे होगे कि प्रशांत भैया एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक ना गलती हो गई है। भैया एक गलती हो गई है, यहां पर ना एक्स आना था, नेक्स्ट टॉपर है, नीट टॉपर नहीं। तो देखो प्रशांत भैया कोई गलती करें ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि क्या पता इन फ्यूचर या कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, क्या पता कुछ ऐसा आ जाए। है ना। हिंट है। चलो, तो मतलब तुम्हें पता ही है ना, तो गलती नहीं करी है। ये एक मैसेज है तुम सबके लिए, राइट। ये सब एक मैसेज है तुम सबके लिए। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है? दिक्कत विक्कत तो नहीं आ रही है भाई? तू पढ़ाई कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो? ऐसा तो नहीं हो पूरे समय चिल विल कर रहे हो? आजकल 11वीं आ गई है भैया, आप तो भैया मस्त मजे करते हैं। ऐसा तो नहीं है? मजे कर रहे हो, मान रहा हूं। बट इतना सारा है जो पहाड़ वाला सिलेबस तुम्हारे सर पे आया है, कैसे मैनेज कर रहे हो बताओ यार? थोड़ी बातचीत कर ले, पढ़ाई वढ़ाई तो चलती रहती है। पढ़ाई वढ़ाई तो चलती रहती है। तू पहले बात कर ले यार, बता दे भाई क्या चल रहा है। वाह यार, भैया हाँ पढ़ाई अच्छी चल रही है, क्या बात है। अच्छा, मजा आ रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है? रवि सर कैसा पढ़ा रहे हैं? आई मतलब मुझे पता ही है अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट मैं आपके जुबान से मतलब आपके हाथों से सुनना चाह रहा था। कैसा चल रहा है केमिस्ट्री में? तापुर मैम से सब कुछ सही? हाँ। और अपने मैथ्स वाले स्टूडेंट को तो अच्छा विशोद भैया ने क्लास ली थी। और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स, तुम्हारा कैसा चल रहा है अपेक्षा मैम का? सही चल रहा है एकदम? एकदम सही चल रहा है? सब बढ़िया है, अच्छा चल रहा है। हाफ फेल्डी अच्छे गए? यार हाफ फेल्डी अच्छे गए? 11वीं में पेपर अच्छे जा रहे हैं तुम्हारे। भाई 11वीं में पेपर अच्छे जा रहा है मतलब तुम समझते भी हो? 11th क्लास में अगर पेपर अच्छा चला जाता है ना भाई, तो उसका मतलब है कि कुछ तो करा है तुमने जीवन में, तुमने कुछ उपलब्धि प्राप्त कर ली है। दैट इज समथिंग डिफरेंट। समझ पा रहे हो तुम? पता 11वीं जो होती है ना क्लास, इसके अंदर अगर हम हाफ ईयरली यूनिट टेस्ट या फिर फाइनल एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ गए ना, यानी भाई फिर तो अलग लेवल है, क्योंकि 11th में एवरेज स्कोर 50-60% होता है। ठीक है, तो अगर कम भी आ रहे हैं तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सब हो जाएगा। बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है हमें, है ना। बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है हमें। आवाज को क्या हुआ? हल्का सा एज यूजुअल गला थोड़ा सा डाउन ही रहता है, तुम्हें पता ही है। इतनी सारी क्लासेस रहती हैं तो एज यूजुअल दोस्तों, कुछ नहीं किया जा सकता, चीजें अवॉइड नहीं कर सकते, पढ़ाई लिखाई चलती रहती है, गला भी खराब हुआ चलता रहता है। चलो, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह वाह। एक स्टूडेंट लिख रहा है
कि भैया मैंने पीसीएम और पीसीबी दोनों ले ली। बेटा यहां तक तो ठीक है कि तुमने पीसीएम और पीसीबी दोनों ली, उसके बाद की कहानी तो बताओ कि इन दोनों सब्जेक्ट्स ने जो तुम्हारी ली वो तो बताओ। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है वो तो बताओ। है दोनों पढ़ के मजा आ रहा है? कैसे मैनेज करते हो यार तुम, 4 सब्जेक्ट वो भी बड़े बड़े, पीसीएम भी, चारों के चारों इतने बड़े सब्जेक्ट, यार सैल्यूट है। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, तुम्हारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड वाला चैप्टर आई गेस हो गया है, उसकी डाउट सॉल्विंग है वो सैटरडे को होगी, है ना, सैटरडे को उसकी डाउट सॉल्विंग है। मेरा आज लेक्चर है, कल लेक्चर है, और फिर नेक्स्ट वीक में भी होंगे लेक्चर्स। ठीक है, यस यस, बहुत बढ़िया, है ना भैया, रोस्ट कर दिया आते ही। बेटा रोस्ट तो अभी होए कहां हो तुम, अभी करूंगा, अभी तो शुरुआत है, अभी तुमको एक एक को पकड़ूंगा यहां से, है ना। तुम्हें अभी तो तुम्हें रोस्ट किया जाएगा, रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ आ जाओ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड फ्लूइड वाला चैप्टर हो गया पूरा। अब एक डाउट बच रहा है ना, डाउट बच रहा है, सही है। तो वो आपने पढ़ा होगा, फ्लूइड जो है वो बहुत बड़ा चैप्टर था, है ना, उसमें आपके लेक्चर्स भी काफी लगे होंगे, बट ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है ये डिफरेंट चैप्टर है। प्रीवियसली आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता, ये एकदम डिफरेंट चैप्टर है। डिफरेंट यानी इसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है वो ना आपने अभी तक सुना होगा। ये एकदम नया है और नई चीजें ही हैं इसके अंदर पूरी की पूरी, इसके न्यूमेरिकल्स भी नए हैं, सब कुछ नया है, थ्योरेटिकली भी नहीं है। बट सबसे अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ पर डेरिवेशन नहीं है। कोई डेरिवेशन नहीं है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा अलग चैप्टर है, डिफरेंट चैप्टर है, फ्लूइड से एकदम डिफरेंट है। बाकी जो आपने पढ़े ग्रेविटेशन सबसे एकदम डिफरेंट है, रोटेशनल सब, रोटेशनल में तो मजा ही आ गया होगा तुम लोगों को, है ना। हाँ चलो आ जाओ, है ना। तो बड़ा प्यारा अच्छा चैप्टर है, आई होप जोश मीटर सबका हाई होगा, एनर्जी मीटर सबका हाई रहेगा। ठीक है, इस चैप्टर को हम शुरुआत करते हैं कि भैया सॉलिड क्या होता है। अब भैया छोटी क्लासेस में हम पढ़ते आ रहे थे, है ना, आप ही से पढ़ा था भैया हमने कि सॉलिड क्या होता है। तो सॉलिड जो होता है, अगर तुम्हें याद हो, एक ऐसी मैटर की स्टेट होती है ना, क्या होता है, एक मैटर की स्टेट होती है जिसके पास एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, मतलब जो उसकी वॉल्यूम है वो हमेशा फिक्स रहेगी, वो कभी बदलेगी नहीं बेटा, है ना। तुम्हारे दोस्त तो बदल रहे हैं, है ना, तुम्हारे दोस्त बदल रहे हैं, पर इसकी वॉल्यूम कभी भी क्या बदलेगी नहीं। क्यों नहीं बदलती, क्योंकि इनके बीच की एक फोर्स होती है, अट्रैक्शन होता है, एक रिश्ता होता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्सेस। केमिस्ट्री की थोड़ी सी बातें हैं, है ना, केमिस्ट्री की बातें, वड़ा पाव खाते, केमिस्ट्री की तो मैं बात ही करता भी नहीं, ऐसा सब्जेक्ट की बात है ना मेरे को ज्यादा कोई पसंद भी नहीं आती। ठीक है ना। हाँ आवाज रिपीट हो रही है, आवाज बेटा कैसे रिपीट हो सकती है, मुझे एक बात बताओ, ये कैसा डाउट है, आवाज रिपीट हो रही है, चेक करो फोन में, चेक करो, चेक करो, ठीक है ना। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सॉलिड के, वो क्या है, इनके शेप साइज सेम रहते हैं, है ना, डेंसिटी जो होती है वो सेम रहती है। ठीक है, उसके अलावा मतलब डेंसिटी सेम रहती है और डेंसिटी हाई रहती है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, आई होप ये सबको पता होगा। अब क्योंकि इनका मास ज्यादा होता है इसलिए इनकी डेंसिटी भी हाई होती है। बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज में आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करा रहा हूं इस चैप्टर को। अगला स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वेरी सिंपल, है ना। अब एक टर्म आता है रेजिस्ट डीफॉर्मेशन। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डीफॉर्मेशन, डीफॉर्मेशन क्या होता है, कोई बताएगा, कोई बताएगा, बताओ बताओ। एंगेजमेंट कर ली, एंगेजमेंट रिंग तेरे को, पहली पहली क्लास है बेटा, क्यों चाहते हो कि मैं कुछ ऐसा तुम्हें बोलूं क्योंकि तुम नहीं सुनना चाह रहे हो, तो जरा इज्जत से चल आया। डिफॉर्मेशन क्या होता है, देखो ऐसे समझो कि यार मान लो मैंने एक रबड़ था, रबड़, उसको मैंने खींचा खींचा और वो वापस से पीछे आता है, आता ही नहीं आता, स्प्रिंग को खींचा, स्प्रिंग पीछे आ गई। तो अगर मैं इमेजिन करो मैं स्प्रिंग को खींचूं और स्प्रिंग पीछे ही ना आए, यानी अब उसमें क्या आ गया, उसमें आ गया डिफॉर्मेशन, यानी उसकी लेंथ में चेंजेस आ गए, है ना, लेंथ में चेंजेस आ गए, यानी चेंज इन शेप आ गई। तो जब शेप बदलती है उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन, है ना। तो अब ये क्या बताना चाहता है, जो सॉलिड होते हैं ना वो रेजिस्ट करते हैं, जितने भी सॉलिड होते हैं दुनिया के अंदर वो रेजिस्ट करते हैं कि कोई चेंज ना आए, कोई बदलाव ना आए। जैसे कि अगर मैं इस पेन को खींचूंगा, कितना भी जोर लगा लूं, बदलाव नहीं आ रहा है, बदलाव नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। पर अगर मैं एक समय पर इतना जोर लगा दूंगा तो क्या इसमें चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना।
बट एक लिमिट तक ये रेजिस्ट कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है ना, रोक सकता है। बट अगर मैं रबड़ में लगाऊं तो रबड़ तो स्ट्रेच हो जाएगा, समझ रहे हो? तो डिफॉर्मेशन का समझाए। अगला, इट इज इलास्टिक, यानी सॉलिड्स इलास्टिक होते हैं नेचर के अंदर। अच्छा मुझे बताओ, तुम इलास्टिक से क्या समझते हो? इलास्टिक से क्या समझते हो? बताओ क्या समझते हो? अच्छा मुझे बताओ, कौन ज्यादा इलास्टिक है, एक स्टील की बॉल या फिर एक रबड़? कौन ज्यादा इलास्टिक है? बताओ, क्या लिख रहे हैं चैट में? ऑब्वियसली बात है भैया, इसमें तो कोई सोचने की वाली बात ही नहीं है भैया, रबड़ जो है वो ज्यादा इलास्टिक है। हाँ है ना? हाँ है ना? बोल बोल बोल, है ना? यस, यस, हाँ, रबड़, रबड़, हाँ बहुत बढ़िया। गलत है, एकदम गलत है, निहायती गलत है। क्योंकि बचपन बचपन में क्या होता था ना, कि अपन वो स्कूल की पैंट डाल के जाते थे, है ना, तो उसमें एक इलास्टिक होती थी, इलास्टिक, या फिर वो शॉर्ट्स पहनते हैं तो उसमें इलास्टिक होती थी, तो मम्मी बोलती थी इलास्टिक वाले शॉर्ट्स है। तो उस हमारे दिमाग में इलास्टिक से वही इलास्टिक आता है इलास्टिक यानी जो स्ट्रेच हो जाए, यही आता है। सबकी बचपन की मेमोरी यही है, सबको बचपन में वही याद है कि हाँ यार इलास्टिक होता था, ऐसे खींच लेते थे, हाँ वही याद है। बट फिजिक्स के हिसाब से इलास्टिक कुछ और होता है। फिजिक्स के हिसाब से इलास्टिक एक वो प्रॉपर्टी है किसी भी सॉलिड की, जब वो चेंज को रेजिस्ट करे, यानी उसको अगर कोई खींचे तो वो अपनी शेप में चेंज ना दिखाए। तो कौन अपनी शेप में चेंज नहीं दिखाएगा बताओ? बताओ, एक बॉल या फिर एक रबड़? एक बॉल। तो फिजिक्स के हिसाब से ज्यादा इलास्टिक कौन? भैया फिजिक्स और ये तो एकदम ही अलग अलग हो गया है है ना? फिजिक्स और ये एकदम ही अलग अलग हो गया है भैया। आया समझ में? आया समझ में? हाँ एक बच्चे लिख रहा है, पर भैया मेरी पेंट तो नाड़े वाली है बेटा इलास्टिक वाली लो, एक इलास्टिक वाली। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट समझते चलते हैं। जैसे कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन क्या है? चेंज इन दी शेप एंड साइज ऑन अप्लाइंग फोर्स। यानी जब भी आप किसी चीज पे आप फोर्स लगाओगे तो अगर उसकी शेप में साइज में कोई बदलाव आएगा तो हम बोलेंगे इसमें क्या हुआ, इसमें डिफॉर्मेशन हो गया। डिफॉर्मेशन यानी बदलाव आ गए, चेंज आ गए हैं, है ना? हाँ, तुम बोलोगे प्रशांत भैया जिम विम जाने से आपकी बॉडी में डिफॉर्मेशन हो गया है है ना, बदलाव आ गए हैं। अब डिफॉर्मेशन भी बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन और एक होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अच्छा, वो तुमने चैप्टर तो पढ़ ही लिया होगा, पढ़ ही रखा है, वर्क पार एनर्जी, उसके अंदर कोलिजन भी पढ़ा होगा, है ना, कोलिजन भी पढ़ा होगा। अरे यार बेटा, ये जितने भी बच्चे लिख रहे हैं भैया, आपने वो चैप्टर बैच में नहीं कराए, रवि सर ने कराए हैं, बट तुम्हारे लिए मैं फिर भी जितना भी मेरे पास समय होता है ना, मैं फिर भी वन शॉट वीडियोस तुम्हारे लिए बनाता रहता हूं, ताकि अगर कल को तुम्हें कभी रिवाइज करना है एग्जाम से पहले तो तुम जाकर मेरे लेक्चर्स भी देख सकते हो, अगर तुम्हें देखने हैं तो। वरना रवि सर भी बना रहे हैं, वो तो बहुत ही बेहतर पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, है ना, बट मैं भी तुम्हारे लिए वो तो बना ही रहा हूं, है ना। तो उसमें मैंने भी पढ़ाया वर्क पार एनर्जी में इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन, है ना। तो वहां पर इलास्टिक इन इलास्टिक डिफरेंट था, यहां पर डिफरेंट है। मतलब फिजिक्स एक ही है, बट चीजें बहुत सारी है ना, चीजें बहुत सारी है ठीक है, अब सुनो, इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है? टेम्पररी चेंज। रबड़ को खींचा, छोड़ा, वापस से रबड़ का सेम साइज आ गया, खींचा सेम साइज आ गया, खींचा सेम साइज आ गया, यानी क्या हुआ? इलास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी टेम्पररी था, है ना, टेम्पररी था। जैसे कि आजकल के लोगों का प्यार भी ऐसा ही है कुछ कुछ, ठीक है। एक होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है भैया? अब देखना, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, अगर मैं रबड़ को खींच रहा हूं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको मैं खींच रहा हूं, और उसको मैं खींचूं और उसके बाद मैं उसको छोड़ दूं, तो वो एग्जैक्टली अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा। मान लो ओरिजिनल पोजीशन थी, खींचा, पर अब यहां पर आया, ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आया, यानी पोजीशन बदल गई, चेंज आ गया। तो परमानेंट चेंज जब आ जाता है उसको मैं बोलता हूं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। सबसे पहले मुझे इतना बताओ कि ये कहानी हमें समझ आई, इलास्टिक और प्लास्टिक, बताओ। आ गया समझ में? बताओ। सही है, डन। पीके आ गया चैट के अंदर, तुम लोगों को याद है, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि यू गाइस रिमेंबर
चलो आ जाओ, अब इलास्टिसिटी की एग्जैक्टली डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू regain its original size and shape when the applied force is removed is known as elasticity। यानी इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे और जब फोर्स को हटा दोगे तो वापस से सेम शेप में और सेम साइज में आ जाता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या? इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? इलास्टिसिटी। ठीक है, और वो जो चेंज आया फोर्स लगाने पर उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या आया? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। कुछ कुछ टर्म्स नहीं हो सकती है, पर घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अब तो तुम बड़े हो चुके हो, अब तो तुम बड़े हो गए यार, अब तो छोटी छोटी टर्म से डरते नहीं हो, घबराते नहीं होंगे, है ना? हाँ चलो, इलास्टिसिटी के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। स्प्रिंग को खींचो, स्प्रिंग वापस आ जाएगा। रबर बैंड को खींचो, वापस आ जाएगा। तो सारे के सारे क्या है? इनकी प्रॉपर्टी क्या है? इलास्टिसिटी। जबकि एक टर्म होती है प्लास्टिसिटी, ये इसकी अपोजिट है। देख लो क्या है? The property of a material by virtue of which it undergoes permanent deformation when an external force is applied। यानी वही सेम चीज है कि अगर आप फोर्स को हटा भी दोगे तो उसमें एक परमानेंट चेंज आ जाएगा, यानी वो एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे नहीं आएगा। इतना खींचा तो अब यहां आ जाएगा, एग्जैक्ट नहीं आया यार, है ना? और अगर एग्जैक्ट नहीं आया तो ऑब्वियस सी बात है यार, इसमें तो कोई भूलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लास्टिसिटी। क्या बोल रहे हैं इस प्रॉपर्टी को? प्लास्टिसिटी। राइट राइट, चलो चलो, बहुत बढ़िया, है ना? अब इसके एक दो एग्जांपल देखते हैं। वो लिया है, मिट्टी लेना, मिट्टी, क्ले, क्ले, क्ले में ऐसे क्ले का एक पॉट बनाना, है ना? उस पॉट में ऐसे करना, ऐसे हाथ डालना या तो एक उंगली डालना पॉट में, है ना? तो उसमें ना एक छेद हो जाएगा। अब उस उंगली को निकालना, फोर्स को हटाना, तो अब क्या वो छेद जो हुआ है वो भर जाएगा क्या ऑटोमेटिकली? क्या क्ले ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी, है ना? है ना? तो वहां पर क्या हुआ? वहां पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया है ना? अब वो वापस से सेम पोजीशन पे नहीं आ सकता। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल है ना? इवन इसका नाम प्लास्टिसिटी इसलिए क्योंकि प्लास्टिक का नेचर होता है, अगर आप प्लास्टिक को खींचते हो ना तो उतना ही खींचा रह जाता है जितना कि आपने खींचा है। ये प्लास्टिक का नेचर होता है, इसलिए इस टर्म को हम बोलते हैं क्या? प्लास्टिसिटी। क्या बात क्लियर है? ठीक है एक बच्चे का डाउट देखो, भैया वो सब तो ठीक है, इलास्टिसिटी समझ आ गया, प्लास्टिक समझ आ गया, लेकिन ये पुष्पा यहां क्या कर रहा है बात तो तुम्हारी सही है यार, ये भाई यहां क्या कर रहा है? हाँ जी पुष्पा भाई, क्या हाल चाल? झुकेंगे नहीं? झुकेगा नहीं। अब तुम देखना कितना क्रिएटिव बनाई है पीपीटी, तुम दिमाग लगाओ। पुष्पा भी एक एग्जाम्पल है प्लास्टिसिटी का। झुकता नहीं है ना ये, झुकता नहीं है ना, मतलब अगर अगर चेंज आ गया तो आ गया, समझ रहे हो? तो ये भी तो एक एग्जांपल है प्लास्टिसिटी का। वाह यार, वाह यार, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगले टॉपिक पे आते हैं। अब टॉपिक है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। अभी बेसिक चल रहा था, चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है मेन, है ना? डेफिनेशंस आ जाती है बेटा। देखो पहली वाली जो किताब थी आपकी फिजिक्स की बुक नंबर 1, दैट वाज लिटिल डिफिकल्ट। उसमें से मेनली न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। बट जो आपकी बुक 2 है, जो कि आपकी स्टार्ट हुई होगी कुछ टाइम पहले, इस बुक 2 के जितने चैप्टर्स हैं उनमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा हैं। पहले आपने सारे न्यूमेरिकल, सारी डेरिवेशन, बट यहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जो आपकी बुक नंबर 2 है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की यहां पर प्रैक्टिस आप कर लेना, मैं आपको बता रहा हूं, है ना? अब दो टर्म आती है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है भैया? स्ट्रेस तो वो है जो कि हमें एग्जाम से पहले होती है। एक तो पेपर वेपर में इतनी दिक्कत होती है, पेपर हुआ नहीं, सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है, रात को बैठे हुए हैं पूरी रात भर, सोचा था 3 घंटे पढ़ाई करेंगे, बट 2 घंटे तो इंस्टा रील चला ली भैया, अब क्या करें? वो एक अलग स्ट्रेस है, वो होनी भी चाहिए तुम्हें, पर ये एक अलग स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्या होता है आप समझना, एक सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसमें मैं खिंचाव लाऊं, इस पे जब मैं एक फोर्स लाऊंगा, इस पे मैं एक फोर्स लगाऊंगा, जिस फोर्स की वजह से इसमें डिफॉर्मेशन आ जाए। डिफॉर्मेशन अब तुम समझ रहे होगे, अगर मैं इसमें फोर्स लगाऊं और एक डिफॉर्मेशन आ जाए तो उसको मैं बोलता हूं स्ट्रेस। क्या बोलूंगा? स्ट्रेस। ठीक है, और स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन क्या है? जब मैं खींच रहा हूं तो कुछ चेंज आया होगा। चेंज आया? चेंज आया? आया नहीं आया? आया, है ना? चेंज आ गया, तो जो चेंज है वही मेरा क्या है? स्ट्रेन। वही मेरा क्या है? स्ट्रेन। तो एक एक करके क्या है डेफिनेशन देखते हैं। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस
इज डिफाइंड एज द रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया। अब तुम्हें मैं एक एग्जांपल देता हूं, आ जाओ। एक ये है अपने पास एक रॉड, ठीक है, इसमें मैं यहां पर एक फोर्स लगा रहा हूं, इसको खींचने के लिए मैं एक फोर्स लगा रहा हूं। क्या यही फोर्स स्ट्रेस है? जल्दी बताओ, यस और नो। क्या यही फोर्स स्ट्रेस है बेटा? क्या कहते हो, क्या कहती है जनता? भैया स्ट्रेस एंड प्रेशर सेम, यूनिट वाइज सेम है, प्रैक्टिकली डिफरेंट है, समझा रहा हूं। यस यस, नहीं नहीं, नो। क्यों? समझना यार, ये जो स्ट्रेस है ना, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है। समझाता हूं कैसे। ये जो फोर्स लग रही है वो तो बाहर से लग रही है। स्ट्रेस क्या होगी? स्ट्रेस कहां होती है? दिमाग के अंदर होती है। तुम लॉजिकली सोच रहा, तुम्हें कहां स्ट्रेस होती है? दिमाग के अंदर होती है। बाहर से तो स्ट्रेस नहीं होती, अंदर से स्ट्रेस होती है। तो जब भी कोई फोर्स लग रही होगी किसी भी सॉलिड पे, तो वो क्या करेगा? वो ट्राई करेगा उस फोर्स को रोकने के लिए, है ना? वो ट्राई करेगा, वो ट्राई करेगा, करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना यार, है ना? तो वो जो इंटरनल फोर्स है ना, जिसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, जैसे अगर आपने स्प्रिंग पढ़ा होगा तो स्प्रिंग में आपने देखा होगा कि यार अगर आप खींचोगे स्प्रिंग को तो स्प्रिंग भी पीछे की तरफ फोर्स लगाता है ना? तो वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है, यानी ये जो एक डंडा है, ये डंडा चाहता है कि यार मैं अपनी सेम प्लेस पे रहूं, मुझे इंक्रीज मत करो, तो ये रोकेगा खुद को। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना इस डायरेक्शन में, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, इस रिस्टोरिंग फोर्स को ही हम बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस याद कैसे करोगे? देखो, स्ट्रेस दिमाग के अंदर होती है। जब भी बाहर की कंडीशंस में कुछ बदलाव आते हैं, जैसे कि कल तुम्हारा एग्जाम है, तो तुम्हारे दिमाग में स्ट्रेस होगी। वैसे अगर मैं एक रॉड को खींचूंगा तो उसके अंदर स्ट्रेस होगी, अंदर स्ट्रेस होगी। तो स्ट्रेस क्या है? एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, ठीक है? इंटरनल, है ना? एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेस। क्या बात समझ में आई? जल्दी बताओ। प्रेशर अलग है, बात करूंगा प्रेशर क्यों। प्रेशर तो बहुत बेसिक चीज हो गई यार, है ना? पर यूनिट वाइज सेम है। तो अब देखो डेफिनेशन, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग मतलब अब तो तुम समझ गए होगे, ये चाहता ही नहीं कि चेंज आए। ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि यार मैं तो यहीं रहूं, खुश रहूं, मुझे मत खींचो भैया, प्लीज भैया मेरे को मत खींचो यार, मैं परेशान हो जाऊंगा, प्लीज यार भैया मत खींचो यार मेरे को, अरे भैया यार कहां ले जा रहे हो, कहां ले जा रहे हो, और खींच दिया। समझे? तो जो फोर्स उसने पीछे लगाई वो रिस्टोरिंग फोर्स। चलो, डेवलप्ड पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया पे वो फोर्स लग रही होती है ना? हम एरिया को देखते हैं, पर यूनिट एरिया। तो फॉर्मूला क्या बन के आता है? फॉर्मूला बन के आती है फोर्स बाय एरिया। अच्छा, एक बार मैं डायग्राम फिर दिखाता हूं। अब मुझे इसमें एक बात बताना है, यहां जो फोर्स लगेगी क्या वो बराबर होगी जितनी फोर्स यहां लगेगी? यस और नो बताओ। जितनी फोर्स यहां लगेगी उतनी यहां लगेगी। हाँ जी दोस्तों, पढ़ा नहीं था क्या? अरे एक बात मुझे बता, एक बक्से को मैं ऐसे लटका दूं जिसका मास m है, तो नीचे फोर्स लगेगी mg, तो टेंशन कितनी लगेगी? टेंशन भी तो mg होगा। ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा? पढ़ा है भैया, पढ़ा है भैया। हाँ, तो यानी जितनी फोर्स लगाओगे उतनी क्या होगी? रिस्टोरिंग फोर्स होगी। यस, पर यूनिट एरिया। तो यानी आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा फोर्स बाय एरिया। तो इसका यूनिट जो होता है वो वैसे तो प्रेशर की तरह ही है, बोल सकते हो, बोल सकते हो, है ना? बोल सकते हो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम ही है जो कि प्रेशर का होता है। बस याद रखना, स्ट्रेस इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी यहां पर दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ती। क्या? चल, हाँ, अरे यार प्रेशर अलग है, फॉर्मूले वाइज मत देखो, कॉन्सेप्ट पकड़ो। स्ट्रेस क्या है? अंदर में हो रही है दिक्कत, दिक्कत अंदर से है भैया, अंदर से रिस्टोरिंग फोर्स है। कॉन्सेप्ट पकड़, फॉर्मूला मत देख, है ना? चलो, बहुत बढ़िया। क्या स्ट्रेस समझ में आई? ठीक है। अब स्ट्रेस बेटा अलग अलग टाइम की, अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है? कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है ना? एक होती है एग्जाम की स्ट्रेस, एक होती है उसके रिप्लाई ना करने में स्ट्रेस, और एक होती है पापा की चप्पल की स्ट्रेस। हटाओ साइड में, यहां पर 3 अलग स्ट्रेस है। यहां पे कौन कौन सी 3 स्ट्रेस है? एक होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एक होती है शियर स्ट्रेस, और एक लास्ट होती है क्या? बल्क स्ट्रेस, या फिर आप हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोल सकते हो। समझाता हूं क्या?
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? जब आप किसी पे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पे फोर्स लगाओ और उसकी लेंथ में चेंज आ जाए, यानी याद रखना लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, लेंथ में चेंज आएगा। आप डायग्राम की मदद से देख भी सकते हो। यहां पर देखो, ये एक डंडा था, इसको अगर आपने खींचा तो लेंथ में चेंज आ गया। तो जब लेंथ में चेंज आ रहा है तो हम उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे, उस स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, आगे बात करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं बल्क स्ट्रेस की। बल्क स्ट्रेस क्या होता है? एक बॉल है मेरे पास, ठीक है, एक बॉल है, उस बॉल में मैंने ऐसे जोर से फोर्स लगाई, कंप्रेस करा, क्या कम होगा बताओ, क्या कम होगा? बॉल को कंप्रेस करेंगे, क्या कम होगा? वॉल्यूम कम होगा। तो ये जो बल्क स्ट्रेस होती है, ये वो वाली स्ट्रेस है जिसमें कि वॉल्यूम कम हो जाए, कंप्रेशन की फोर्स लगाई और क्या हुआ, वॉल्यूम कम हो गई। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग है ये शियरिंग स्ट्रेस। ये क्या होता है? एग्जाम्पल देता हूं जेली का। जेली देखिए, किस किसने जेली देखी है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बताओ फटाफट, जेली किस किसने देखी है, फटाफट। देखो, अब तुम देखना, ऐसे मान लो एक जेली है जो ऐसे नीचे नीचे जुड़ी हुई है ना? तो अगर जेली को ऐसे टच करोगे, जेली को ऐसे टच करोगे तो क्या होगा? ये नीचे का पार्ट तो हिलेगा नहीं, ये तो जुड़ा ही रहेगा। बस होगा क्या, ये जेली थोड़ी सी ऐसे मूव कर जाएगी, यस और नो। इसको ऐसे टच करा तो जेली ऐसी हो जाएगी, याद आया है ना, है ना, है ना, ऐसी होगी, जेली को टच ऐसी हो जाएगी ना, है ना? हाँ, तो कहां पर चेंज आया, कहां पर चेंज आया? यार वॉल्यूम तो सेम ही है, जेली तो उतनी है, जेली नहीं बदली, जेली नहीं बदली, है ना, बिल्कुल भी नहीं, वॉल्यूम तो सेम ही है, बस तुमने थोड़ा सा एंगल डिफरेंट कर दिया, यानी यहां पर एंगल बदल जाता है। क्या बदल जाता है? एंगल। अभी एक एक करके डेफिनेशन बता दूंगा, बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस में क्या होता है, एंगल बदल जाता है ना? क्या बदल जाता है? एंगल। देखो पहले ऐसे था ये बॉक्स, और अगर तुमने ऐसे फोर्स लगाई, देखना कहां पर फोर्स लगाना होता है, मुझे सीधी फोर्स लगानी होती है, टेंजेंट की डायरेक्शन में फोर्स लगानी होती है। जब मैं इसको ऐसे फोर्स लगाऊंगा ना, टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट होता है, टेंजेंट की डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो क्या मैं बोलूंगा, वो एक प्रकार की कौन सी स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस है। चलो एक एक करके इन सबकी से देख लेते हैं। आ जाओ, आ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से। अच्छा तुमने वो क्या हो गया, नाच के दिखा दो, नाच के काहे दिखा दूं? लैग आया क्या, लैग आ गया, ब्लैक स्क्रीन आ गई? भैया ब्लैक स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन का मतलब बताओ, क्या है ब्लैक स्क्रीन का मतलब? तुम्हें वो हो गया होगा ना, तो क्या क्या बोलते हैं उसको, नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया हो गया तुम्हें ब्लैक स्क्रीन से? सही बताओ, नॉस्टैल्जिया हो गया, हो गया? सही है। अच्छा तुमने वो चीज नोट करी है कि जब गाने चल रहे होते हैं बारिश वारिश के, तो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे तो कितना रिलेट करते हैं कि बारिश में उन्हें मैंने देखा, उनके बालों में था पानी, ऐसे मतलब गाने चल रहे होते हैं। और साइंस के स्टूडेंट जो होते हैं, जैसे ही कोई बोलते हैं बारिश, तो उनके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, अगर मैं छाते पे 37 डिग्री के एंगल पे होऊंगा और अगर बारिश 63 डिग्री के एंगल से हो रही होगी, तो मुझे छाते को किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा। है ना? वो आता दिमाग के अंदर की, हाथ छाते को ऐसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा। वही है भाई। चलो आ जाओ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करते हैं फटाफट से। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है? जब ये एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से क्या होता है, चेंज इन लेंथ आता है, इट कॉजेज चेंज इन लेंथ। अब ये भी दो टाइप की होती है बेटा, एक होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ और एक होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नाम से ही समझ आ रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगी, जिसके अंदर लेंथ कम होगी, लेंथ छोटी हो जाएगी। और टेंसाइल का मतलब क्या होगा, टेंसाइल यानी जब आप खींचोगे, खींचोगे तो उससे क्या होगा, लेंथ इंक्रीज होगी। है ना? बहुत बेसिक बेसिक टर्म्स है, आगे काम आएंगी, आगे काम आएंगी, इसलिए अभी बताता चल रहा हूं। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया। अगला देखते हैं, अगला है शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस कब होती है, जब फोर्स टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है। ठीक है,
प्रोड्यूस्ड व्हेन डीफॉर्मिंग फोर्सेस आर अप्लाइड पैरेलल टू द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। यानी इसको हम एकदम पैरेलली ऐसे ऐसे टच कर रहा हूं मैं, है ना, तो होता है। इट कॉजेज चेंज इन शेप विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है वो इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। अगला क्या है, हाइड्रोलिक या फिर बल्क स्ट्रेस। मेनली बल्क के नाम से जाना जाता है, बल्क स्ट्रेस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इट कॉजेस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी विदाउट एनी चेंज इन शेप। यानी शेप नहीं बदल रही, बस बॉल की वॉल्यूम मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया है। ठीक है, ठीक है। एग्जांपल क्या है, अ सॉलिड स्फीयर इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। यानी मान लो मैं एक लोहे के उसको बॉल को अगर मैं ओशन की गहराइयों तक ले जाऊं ना, तो ओशन की गहराइयों में इतना प्रेशर होता है कि उसकी वॉल्यूम कम होती जाएगी, चाहे वो लोहा ही क्यों ना हो। ओशन की गहराई में इतना प्रेशर होता है कि वो आदमी को निपटा दे, इतना ज्यादा वो होता है। ठीक है, हड्डियां तक टूट जाती हैं। आगे समझ में, स्ट्रेस समझ में आ गया 3 टाइप का। वाह बेटा वाह वाह। अब तुम ये पूछ रहे हो कि डिफॉर्मेशन क्या होता है। बस आंसू नहीं आ रहे, रोने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। डिफॉर्मेशन बता तो दिया यार, कितनी बार बताऊं। आ जाओ, स्ट्रेन देखते हैं। स्ट्रेन क्या है, जब भी हम स्ट्रेस लगा रहे हैं तो उससे बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है ना, चेंज आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है, रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ द चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द बॉडी। यानी जितना चेंज आया है डायमेंशन में डिवाइड बाय जो ओरिजिनल था, बस वही है स्ट्रेन। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी एक रॉड थी, पहले उसकी जो लेंथ थी वो L नॉट थी, अब मैंने उसको खींचकर इंक्रीज कर दिया, है ना। अब मैंने उसको कितना कर दिया, अब मैंने उसको ओवरऑल L कर दिया। कितना कर दिया बेटा, L कर दिया। ठीक है, अब ये जो इंक्रीज पोर्शन है इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा डेल्टा L। क्या बोलूंगा, डेल्टा L। तो अगर मुझे लिखना होगा कि यहां पर स्ट्रेन कितनी है, तो स्ट्रेन में कैसे लिखूंगा बताओ, स्ट्रेन में कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल, यानी चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल। क्या है बात, समझ में आई सबको, जल्दी बताओ। चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। अच्छा अब एक चीज समझना भैया, यहां पर यूनिट नहीं है। काहे नहीं है यूनिट, क्योंकि एक बात बता, ये लेंथ है ये भी लेंथ है, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, ये याद रखना है हमें। क्या होती है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्योंकि रेशियो होता है दो सिमिलर क्वांटिटीज का, तो इसलिए यूनिटलेस होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्ट्रेन है ना, ये भी 3 टाइप का है। जैसे स्ट्रेस 3 टाइप का, ये भी 3 टाइप का होगा। पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वो स्ट्रेन जिसके अंदर लेंथ बदल जाती है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा L बाय एल। ये मैं अभी आपको बता चुका हूं, है ना, डेल्टा L बाय एल। अभी बहुत बेसिक चीजें चल रही हैं। उसके अलावा दूसरा आ जाता है क्या, शेयर स्ट्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ नहीं आ पाता, आ जाओ समझाता हूं एक डायग्राम की मदद से। डायग्राम विजिबल है क्या बेटा, तुम्हें चार्ट में बता दो, डायग्राम विजिबल है क्या। चलो देखो, शेयर स्ट्रेन में क्या हो रहा है बेटा, एंगल आया, एंगल है ना, एंगल आ गया, एंगल बदल गया। ठीक है, तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहां पर एक एंगल बन चुका है, एंगल बन चुका है। मैंने क्या करा, पहले पहले ऐसे तुम देखो कि मैंने पहले मेरा ये बॉक्स था, मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई यहां पर, तो अब ये बॉक्स कैसा हो गया, बॉक्स ऐसा टेढ़ा हो गया, देखो है ना। अब ये लाइनिंग तुम्हें दिख रही होगी, लाइनिंग दिख रही है नहीं दिख रही, दिख रही है ना, हाँ। तो अब ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बॉक्स, हो गया नहीं हो गया, नीचे से तो सेम है, बेस सेम है, बट ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया। तो एक एंगल बना दिया, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, थीटा मान लेते हैं। मुझे बताओ, अगर मुझे यहां पर tan थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, कोई बताएगा। क्या ये एक ट्राइंगल बन रहा है, क्या ये एक ट्राइंगल बन रहा है, बताओगे। ये एक क्यूब है, ये क्यूब है, और मुझे बताओ क्या ये एक ट्राइंगल बन रहा है, बन रहा है। ये थीटा है, तो tan थीटा की वैल्यू मैं क्या बोल सकता हूं, परपेंडिकुलर बाय बेस। यस और नो, यस और नो। ठीक, परपेंडिकुलर कितना है, जो भी चेंज आया है, ये तो चेंज है ना। देखो पहले तो ये क्यूब था, इस क्यूब को यहां शिफ्ट करा तो ये चेंज आ गया, तो ये क्या है, ये तो है डेल्टा एक्स, इसको मैं मान लेता हूं चेंज को।
तो परपेंडिकुलर तो है डेल्टा एक्स, यस और नो, यस और नो। और ये बेस क्या है, ये है साइड ऑफ द क्यूब। क्यूब है एक प्रकार का, क्यूब की सारी साइड सेम होती हैं, तो उसको मैं मान लेता हूं एल मान लेता हूं, है ना। तो क्या tan थीटा का फॉर्मूला ये आ जाएगा, यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी बताते चलेंगे फटाफट। समझ आया मैंने क्या करा, समझ आया मैंने क्या करा। ये डेल्टा एक्स और ये क्या है, ये एल है, ये लेंथ ऑफ द क्यूब है, ये क्या है, लेंथ ऑफ द क्यूब। तो क्या मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गया tan थीटा के लिए। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर यानी शेयरिंग स्ट्रेन में हमें यही निकालना होता है कि कितना एंगल चेंज आया है। और एंगल आप कैसे निकालोगे, एंगल हमने निकाल दिया है बाय द फॉर्मूला tan थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाय एल, डेल्टा एक्स बाय एल। ठीक है, ठीक है, इसको डायरेक्टली tan थीटा भी लिख सकते हो, है ना। अगर ये मेनली क्वेश्चन में इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली tan थीटा भी लिख देते हो, और बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली थीटा भी लिख देते हो। थीटा क्यों लिखते हैं, क्योंकि यार जब tan थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है ना, बहुत, जब एंगल की वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो हम उसको tan वैन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली थीटा भी लिख देते हैं, है ना। ये मैथ्स का गेम है भैया, मैथ्स तो बेकार होती है, समझ रहे हो। हाँ, मैथ्स तो बेकार ही होती है, मैथ्स का क्या है, मैथ्स का क्या है, मैथ्स तो भैया ठीक है, ठीक है। क्या चीज समझ में आई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, चैट के अंदर समझ आया। अरे भैया मैंने कौन सा एंगल लिया, दोस्तों मैंने ये वाला एंगल लिया, दिख पा रहा है तुम्हें, ये वाला एंगल लिया। क्या आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या दोस्तों, क्या आपको ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा क्या बेटा, एक मिनट, क्या हो गया, क्या नहीं दिख रहा तुम्हें इसके अंदर, मुझे ये बताओ, एक मिनट एक मिनट, क्या कह रहे हैं बच्चे, क्या कह रहे हैं। अच्छा तुम कह रहे हो ये वाला एंगल लेना था, ये 90 डिग्री है, अरे लो यार तुम, रुको एक मिनट, अगर तुम इसमें भी दिमाग लगा लो ना, मान लो ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, मैं अगर इसको 90 डिग्री भी मान लेता हूं, तो भी tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये देखो इसके फ्रंट में परपेंडिकुलर, और ये क्या है, ये क्या है बेटा, बेस, ये क्या है, बेस। तो अगर इसको भी मान लोगे तो इसकी वैल्यू क्या है, अरे ये क्यूब की एक साइड ही तो है, क्यूब की एक साइड क्या होती है, एल। तो चाहे तुम इधर बनाओ इधर बनाओ, यूज मत, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो यानी tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, आज बड़े दिनों बाद क्लास ली ना तुम्हारी, तो उसमें भी लैग आएगा, क्या बात है। आज बड़ी पुरानी, बहुत दिनों बाद लैग आ रहा है, और बहुत दिनों बाद यादें ताजा हो रही हैं मेरी। 11वीं की क्लास में लैग आना यार, क्या बात है, आज पूरा नॉस्टैल्जिया करवा के मानेंगे आज। मजा तो आ रहा है यार, मजा तो आ रहा है, इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है, कुछ तो इंटरेस्टिंग हो रहा है भाई, मजा तो आ रहा है। चलो, चलो, ठीक है। तो अब मुझे ये बात बताओ, अगर ये थीटा है ना, तो थीटा का यूनिट कुछ होता है, क्या होता है, क्या होता था, रेडियन। तो क्या मैं बोल सकता हूं, स्टार मार्क करके लिख लेना, कि भैया जो शियरिंग स्ट्रेन होता है उसका यूनिट रेडियन बोल सकते हैं, यस और नो, जल्दी बता दो, क्या रेडियन को शियरिंग स्ट्रेन का यूनिट बोला जा सकता है, बहुत बढ़िया, बोला जा सकता है। लास्ट प्रकार की स्ट्रेन पे आते हैं, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये क्या प्रकार की स्ट्रेन है बेटा, देखो कंप्रेस कर रहे हैं, है ना, तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो जो चेंज इन वॉल्यूम है उसको मैं डेल्टा वी लिखूंगा, जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उसको मैं वी लिखूंगा। तो क्या ये मेरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी, यस और नो, बताओ। नहीं, यहां पर एक माइनस का साइन जरूर लगा लेना बेटा, क्यों, क्योंकि यहां पर ना वॉल्यूम कम हो रही है ना, है ना, यानी फाइनल वॉल्यूम जो है वो छोटी है एज कंपेयर टू इनिशियल वॉल्यूम। तो यहां पर एक माइनस का साइन और लगा लेना एक्स्ट्रा,
और ये फॉर्मूला बनता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। किसका? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। यान बहुत सही बहुत सही। चलिए चलिए, यहां तक की चीजें समझ आई। स्ट्रेस और स्ट्रेन हमने पढ़ लिए, तीन तीन टाइप की दोनों। अब हम पढ़ने वाले हैं हुक्स लॉ। अच्छा मुझे सही से बताना, ये हुक्स के तुम्हारे दिमाग में वो गाना आता है, एक बड़ा पुराना गाना था, आए हुकू आए हुकू आए हाय, आए हुकू आए हुकू आए हाय। पता नहीं क्यों यार, जब भी ये हुक्स लॉ पढ़ता था ना मैं अपनी 11वीं में, तो मेरे दिमाग में गाना तो आता था, आए हुकू आए हुकू आए हाय, है ना? शायद वो सुनील शेट्टी की एक पिक्चर का गाना है, बहुत पुरानी पिक्चर है, बहुत पुरानी, है ना? हाँ, पर गाना तो है। चलो आ जाओ, ठीक है। हुक्स लॉ क्या है? क्या भैया इसके अंदर कोई हुक डालना पड़ेगा हमें? क्या इसमें हमें कोई हुक डालना पड़ेगा? नहीं, हुक नहीं डालना पड़ेगा। हुक बाबा ने क्या बोला, हुक्स लॉ ने क्या बोला, देखते हैं। हुक बाबा ने यह बोला कि द स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड। और ये बात सही भी है। अरे ये बात तो सही भी है। एक बात बता, जितनी मैं स्ट्रेस लगाऊंगा उतना ही तो स्ट्रेन आएगा। अरे यार, जैसे वो बोलते हैं ना, कर्मा कर्मा, बोलते हैं ना कि कर्मा है, कि जैसे तुम काम करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक प्रकार का काम ही तो है। स्ट्रेस एक प्रकार का काम ही तो है। जैसा आप काम करोगे वैसी आपको स्ट्रेन मिलेगा, यानी वैसा आपको फल मिलेगा। हाँ है ना? है ना? अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे तो ज्यादा स्ट्रेन मिलेगी, है ना? ये तो बहुत सिंपल है। यानी ये तो बहुत बेसिक हो गया भैया, कि हुक्स बाबा ने कुछ बड़ी चीज नहीं बोली, बहुत बेसिक सा बोल दिया कि देखो यार, जो स्ट्रेस है और जो अपना ये स्ट्रेन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। बट इन्होंने एक लाइन बड़ी खतरनाक बोली, और उसको डेफिनेशन में जरूर लिख के आना, पेपर में पूछा जाता है, व्हाट इज हुक्स लॉ। ये स्टार्टिंग में देखो, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, ये जो एक लाइन है ना, ये सारा गेम कर देती है भाई। एक लिमिट होती है इलास्टिसिटी की, समझाता हूं कैसे। यार मेरा एक रबड़ बैंड है मेरे पास, ठीक है? यहाँ कोई मेरे पास रबड़ बैंड नहीं पड़ा क्या यार? कुछ तो होगा, कुछ भी नहीं पड़ा क्या? कुछ तो दिखा दो यार। कुछ भी नहीं है भाई, नहीं है क्या? नहीं है यार, क्या करूं मैं? इसको खींचते, देखो जैसे ये कोई भी है ना? चाहे आप कोई भी क्लोथ भी ले सकते हो, ठीक है? तो इसको आप खींचोगे, मैंने देखो कितना खींचा, और मैं छोड़ दूंगा, वापस आ जाएगा। आ गया, खींचा वापस आ गया, खींचा वापस आ गया, आ गया नहीं आ गया, सेम पोजीशन पे आ गया, है ना? क्योंकि इसकी एक इलास्टिक लिमिट है। क्या है? इलास्टिक लिमिट। अगर मैं इसको इतनी फोर्स लगा दूं, जो कि मैं भी लगा नहीं सकता इसके ऊपर, बट अगर मैं लगा दूं इतनी फोर्स, तो पता क्या होगा? एक समय बाद इसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाएगी, यानी ये जो वापस से शेप में आ जाता था ना अपनी, वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी। और अब मैं इसको इतना खींच दूंगा कि अब ये ना वापस उस सेम पोजीशन पे नहीं आ पाएगा, रुकेगा, और इस पोजीशन पे आएगा, या तो इस पोजीशन पे आएगा, यानी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन नहीं कर पाएगा। तो हुक्स बाबा ने यह बोला कि ये जो लॉ है ना, ये जो नियम है ना, ये जो भी है, ये तब तक ही वैलिड है जब तक जो भी हमारा सॉलिड है वो अपनी इलास्टिक लिमिट के अंदर है। यानी हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो इलास्टिक लिमिट के अगर हम अंदर लगाएंगे ना, तब तक तो वैलिड है। पर अगर तुमने इतनी स्ट्रेस लगा दी भैया, इतनी फोर्स लगा दी कि इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई, तो भैया ये वैलिड वैलिड नहीं है, फिर तो कुछ और ही होता है। क्या होता है वो हम आगे के लेक्चर्स में कुछ तो करेंगे करेंगे बताऊंगा क्या होता है, ठीक है? हाँ ठीक है। तो यानी इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो स्ट्रेस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ट्रेन। क्या बात समझ में आई बेटा? बताओ जल्दी, आई समझ में? ठीक है ठीक है। तो अब यहां पर आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी के कांस्टेंट को हटाने के लिए, क्या बोल रहा, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर एक कांस्टेंट होता है के, ठीक है? तो ये फाइनली फॉर्मूला बनता है स्ट्रेस इक्वल्स टू के इंटू स्ट्रेन। अब ये जो हमने कांस्टेंट यूज करा है, इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। क्या बात तुम्हें समझ में आई, है ना? और ये जो कांस्टेंट है ना, इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एक कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है? मॉड्यूलस ऑफ, बार बार लैग आ रहा है भैया, यार मैं देखता हूं अभी, है ना? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बात समझ में आई? जल्दी बताओ, आ रही है? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा है तो जल्दी से बता दो।
मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी समझ आया? ठीक है, बोलो। भैया लिखना है, तुम्हें साथ साथ में लिखवाते हैं क्या रवि सर? तो सही बताओ ना, तुम्हें साथ साथ में लिखवाते हैं क्या रवि सर? मतलब जैसे तुम्हारी क्लास वगैरह चल रही है और उसके साथ साथ में लिखवा देते हैं तुम्हें सारा, ऐसा करते हैं सही में रवि सर? हैं? क्या बात कर रहे हो, सही में? अरे नहीं यार, झूठ कह रहे हो, अरे झूठ कह रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है, सही में? वाह यार, क्या बात। नहीं लिख रहे हैं, नो लिख रहे हैं आधे बच्चे। कौन बोल रहा था ये झूठ? पकड़ा गया ना, तेरे ही दोस्तों ने गद्दार साबित कर दिया तेरे को, देख रहा है। ऐसी ही दुनिया। देख, के क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक कांस्टेंट है जिसको हम बोल रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखो बेटा, अब यहां पर गेम शुरू होता है। अब तुम अगर ध्यान से देखो, ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये क्या बता रहा है? मुझे ये बात बताओ, ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये क्या बताएगा? अब इमेजिन करो, इमेजिन करो इस फॉर्मूले को। अगर कोई आयरन है, कोई आयरन है, उसमें मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस दूंगा तो स्ट्रेन कितना आएगा? स्ट्रेन छोटा सा आएगा, अरे बदलाव छोटा सा आएगा, बस स्ट्रेस मैं बहुत दूंगा, है ना? आयरन का, आयरन पे मैं फोर्स बहुत लगाऊंगा, बस स्ट्रेन छोटा आएगा। तो क्या उसका ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो हाई होगा? यस और नो? बस तू यस और नो लिख दे, बस यस होगा। हाँ जी भैया बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? काहे नहीं होगा भैया? बिल्कुल होगा, अरे बिल्कुल होगा जी। हाँ बिल्कुल होगा जी, काहे नहीं होगा? एक बात मुझे बता, स्ट्रेस ज्यादा स्ट्रेन कम तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बड़ा, है ना? हाँ। अब एक कोई सॉलिड ले जो कि ज्यादा मजबूत नहीं है, जैसे कि कोई भी कॉपर या फिर कुछ ले ले, है ना? अब उस कॉपर को तू खींच, तो तू थोड़ी सी स्ट्रेस लगाएगा भाई या बहन, थोड़ी सी स्ट्रेस लगाएगा, उसमें स्ट्रेन ज्यादा आ जाएगा। और जैसे ही स्ट्रेन ज्यादा आएगा तो ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है क्या ये कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भैया, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसका ज्यादा, वो ज्यादा सख्त, सख्त लौंडा भाई, वो ज्यादा सख्त यानी ज्यादा मजबूत, है ना? और जिसका कम, वो कैसा, वो कैसा, वो सॉफ्ट, वो थोड़ा सॉफ्ट होगा भैया, है ना? वो सॉफ्ट होगा, कमजोर होगा, है ना? क्या मैं बोल सकता हूं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसका ज्यादा वो ज्यादा सख्त, और जिसका कम वो सॉफ्ट, ठीक है? और याद रखना, जिसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा वो ज्यादा इलास्टिक होता है नेचर में। हाँ, मैंने शुरू में बताया था कि एक स्टील की बॉल इलास्टिक है ना? क्योंकि उस पर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे उसके बाद भी उसमें स्ट्रेन छोटा सा आएगा, है ना? तो ज्यादा इलास्टिक और ये लेस इलास्टिक। ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, इसमें एमसीक्यू में इतने सवाल आते हैं, इतने सवाल आते हैं कि तुम पूछो ही मत, पूछो ही मत। बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ज्यादा सख्त इलास्टिक, कम सॉफ्ट, नॉट इलास्टिक, कम इलास्टिक, लेस इलास्टिक, ठीक है जी, ये समझ आ गया। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको बताया ना मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। अरे यार, जब 3 टाइप की स्ट्रेस है, 3 टाइप के स्ट्रेन है, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी तो 3 टाइप का होगा ना भाई? बिल्कुल होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यंग्स मॉड्यूलस। 3 प्रकार के होंगे, अभी बता रहा हूं, है ना? तीनों प्रकार बताते हुए चलूंगा, आ जाओ, है ना? तीनों प्रकार बताऊंगा। पहला है यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, वाई, ठीक है? यंग्स मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कब आता है? कब आता है? पहला केस याद है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हाँ, उसके केस में जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है उसका नाम रख दिया हमने प्यारा सा, जिसका नाम है यंग्स मॉड्यूलस। क्या रख दिया है? यंग्स मॉड्यूलस, बस, है ना? उसका नाम रख दिया हमने।
तो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होगा? अरे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के फॉर्मूला होते हैं स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, यही होता है। तो मुझे एक बात बताओ, इसका क्या होगा? स्ट्रेस क्या होगी? किसी भी वायर को खींचोगे तो स्ट्रेस होती है फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन क्या होती थी? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है? डेल्टा एल बाय एल। क्या यही होता है फॉर्मूला? है ना? इसको थोड़ा शिफ्ट विफ्ट करोगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा। एक मिनट, ये मैंने इधर क्यों लगा दिया, इसको हटाओ। ठीक है जी, एल। अब इसको थोड़ा शिफ्ट विफ्ट करोगे तो ये आ जाएगा एफ इंटू एल डिवाइड बाय एरिया इंटू डेल्टा एल। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है यंग्स मॉड्यूलस का। इसका होता है बेटा ये फॉर्मूला, बताओ, यंग्स मॉड्यूलस का, राइट? H2 पी रहा हूं बेटा, H2, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा? यहां तक कि समझने में कुछ आपके भेजे में ना गया हो? भेजा तो वैसे भी तुम में कम ही है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, और जो तुम्हारे पास नहीं है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? दिमाग कहते हैं ना। तुम्हारे पास आ गया है, बड़े हो गए ना अब तुम। छोटे छोटे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, है ना? प्राउड ऑफ यू यार, प्राउड ऑफ यू, बड़े हो गए तुम सब अब तो, है ना? आ जाओ। ठीक है, क्या है फॉर्मूला निकल के आता है यंग्स मॉडुलस का? क्लियर है? क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हो गया यंग्स मॉडुलस। जैसे कि मैं आपको कुछ कुछ एलिमेंट्स के यंग्स मॉडुलस भी बता देता हूं, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन वगैरह की टेबल है एनसीईआरटी के अंदर, इसके अंदर गिवन भी है कि अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की तो उसका यंग्स मॉडुलस होता है 70, जबकि आयरन का जो यंग्स मॉडुलस होता है वो होता है 190। जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा, वो ज्यादा सख्त, यानी उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा। तो मुझे बताओ इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी या इसकी? ऑब्वियस सी बात है इसकी। ठीक है, और स्टील की इलास्टिसिटी इससे भी ज्यादा होती है। लो भाई, स्टील की तो 200 होती है। क्या बात है भाई, 200! ओ माय गॉड, 200! वाह! ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग मेटल्स हैं जिनकी इलास्टिसिटी वगैरह वगैरह हमें दे रखी है। ठीक है, ये यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है इसके बारे में भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बस इस पे फोकस करोगे, है ना? वुड की आप देख सकते हो, देखो वुड की यंग मॉड्यूलस कितना कम है, यानी जो वुड की जो इलास्टिसिटी होती है बहुत कम होती है, अगर आप खींचोगे कम फोर्स में भी खिंच जाता है। ठीक है जी, ऐसे ही बहुत सारे हैं। चलिए, और यही रीजन है, रीजन फॉर प्रेफरेंस। अब देखो यहां थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, रीजन फॉर प्रेफरेंस स्टील इज यूज्ड इन हैवी ड्यूटी मशीन। क्वेश्चन आ जाता है कि जो स्टील होता है उसको हैवी ड्यूटी मशीन्स में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो यंग मॉड्यूलस होता है वो ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा, अगर उस पर क्या ज्यादा स्ट्रेस भी होगी ना तो स्ट्रेन उसका कमी रहेगा, चेंजेस उसमें कमी आएंगे। इसलिए हम स्टील को प्रेफर करते हैं। स्टील का यंग मॉड्यूलस आप देख सकते हो 200 है, सबसे ज्यादा। यस, आ गया क्या दोस्तों समझ में? बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पहला हो गया यंग्स मॉड्यूलस। अब दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा है शियर मॉड्यूलस, या फिर हम इसको बोलते हैं, मेनली इसको बोला जाता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के नाम से। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसका जो सिंबल होता है ना वो ऐसा होता है, ऐसा, यहां पर आपको दिख रहा होगा, है ना? इसको ईटा बोलते हैं, ईटा, ईट टा, ईट टा। ये ईटा होता है, ईटा, है ना? एन को ऐसे थोड़ा सा कर्सिव राइटिंग में ले आओ तो इसको हम बोलते हैं ईटा, है ना? ऐसे करके, मतलब एन होता है ये, एन, इसको थोड़ा सा नीचे से खींच दो, नीटा। ठीक है, तो ये क्या है? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये कब आती है? ये तब आती है जब एक शियरिंग स्ट्रेस लगती है, और स्ट्रेन भी कौन सा होता है? शियरिंग स्ट्रेन। अरे वो जेली वाला, ड्यू 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 ड्यू, हाँ वही वाला। अच्छा, जो स्ट्रेस होती है वो तो हर केस में सेम ही होगी, फोर्स बाय एरिया, वो तो कभी नहीं बदलेगी ना। अरे शियरिंग स्ट्रेस क्या कभी बदल सकती है? या फिर स्ट्रेस कभी बदल सकती है? स्ट्रेस का एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा है जो कि है फोर्स बाय एरिया, बट यहां पर स्ट्रेन बदल जाता है। यहां का जो स्ट्रेन होता है वो तुम्हें याद होगा थीटा, या फिर टैन थीटा भी हम लिखते हैं, है ना? तो फाइनली जो फॉर्मूला बन के आता है वो क्या बन के आता है? एफ बाय ए डिवाइड बाय थीटा, ये आ जाता है एफ डिवाइड बाय ए थीटा। ये फाइनली फॉर्मूला होता है किसका? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिससे कि सवाल ना के बराबर आते हैं, जिससे कि सवाल बेटा ना के बराबर आते हैं। ठीक है,
ओके जी, यस, ठीक है, चलो, ओके। हाँ, और यहां पर एक लाइन लिखी भी हुई है, द shear मॉड्यूलस इज लेस देन यंग मॉड्यूलस, यानी जो shear मॉड्यूलस की वैल्यू होती है वो यंग मॉड्यूलस के कंपैरिजन में कम ही होती है ना। वो कम क्यों होती है? देखो, अब तुम्हें समझना पड़ेगा, अगर मैं किसी पे भी ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगाऊं, यानी ऐसे सीधा फोर्स लगाऊं ना, तो मैं अगर कम फोर्स लगाऊंगा ना तो भी चेंजेस जल्दी आ जाएंगे, बट अगर मैं किसी चीज को पकड़ के खींचूंगा ना तो टाइम लगेगा, तो बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी तब जाके चेंज आएंगे। बट अगर मैं किसी को ऐसे करूंगा ना, ऐसे ऐसे, तो उसमें हल्का सा चेंज तो आ ही जाता है, तो शेयरिंग, ये जो मैं बात कर रहा हूं, इसकी वैल्यू कम रहती है, तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू थोड़ी कम रहती है। ये क्या आ गया भैया, यहां नहीं डालना था, ये यहां क्यों डाल दिया? अभी थोड़ी ना बच्चों को ये सब पढ़ना है। चलो आ जाओ, वैसे एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जो शेयरिंग स्ट्रेस है उसका एक सिंबल और होता है जो कि एनसीईआरटी में आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, वो ये होता है, ये शेयरिंग स्ट्रेस का सिंबल होता है ना, नल नल की ठुटी नल की ठुटी जैसा सिंबल। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, अगले की बात करते हैं, जो कि है कौन सा? बल्क मॉड्यूलस। अब ये जो बल्क मॉड्यूलस है, ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने पढ़ा था, याद हुआ? याद आया? बल्क स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, जिसमें वॉल्यूम कम हो रही थी, हाँ, तो उसी मॉड्यूलस को हम बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस। अब इसका सिंबल है बी, नहीं होता, है ना, मतलब बी हम लिखते हैं मेनली एनसीईआरटी के अंदर, मेन इसका जो सिंबल होता है वैसे के टाइप का होता है, कुछ के टाइप का होता है। इसका नाम पता है क्या होता है? कोई किसी को पता है? बाहुबली को किसने मारा? कटप्पा ने, तो इसका नाम होता है कापा कापा। अरे भैया, बड़े गंदे गंदे नाम है, पापा मत लिख के आ जाना पेपर के अंदर, है ना। ये वैसे पूछे नहीं जाते, और आपको बता रहा हूं उसका सिंबल क्या होता है, बट एनसीईआरटी के अंदर बी से लिख देते हैं, तो अपन भी बी से लिख के चलेंगे, है ना, क्योंकि सिंपल है, बल्क मॉड्यूलस बी, ठीक है, अपने लिए बहुत सिंपल है, तो बी लिखेंगे अपन, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो बी है ये क्या होगा? फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस क्या होगी? स्ट्रेस तो होगी बेटा फोर्स बाय एरिया, ठीक है। अच्छा, अगर किसी चीज का वॉल्यूम कम कर रहे हैं, अच्छा एक बच्चा बोल रहा है भैया इसमें डबल पी लगा लो, लो यार डबल पी लगा लो। सुनो, अगर किसी का स्ट्रेस कम कर रहे हैं, है ना, वॉल्यूम कम कर रहे हैं स्ट्रेस लगा के, तो क्या मैं उसको प्रेशर भी बोल सकता हूं? बोल सकते हैं, किसी किसी केसेस में बोल सकते हो, अगर बोलना चाहो तो, ना भी बोलो तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन में दिखा भी दूंगा, कभी कभार क्वेश्चन में जब हमें ये निकालना होता है ना बल्क मॉड्यूलस, तो आपको फोर्स और एरिया गिवन नहीं होता, आपको डायरेक्टली प्रेशर गिवन होता है ना। तो जितना प्रेशर लग रहा होगा वही क्या होगी? आपकी स्ट्रेस होगी। किसके केस के अंदर बेटा? सिर्फ और सिर्फ एक केस के अंदर, जो कि है, याद रखना, बल्क मॉड्यूलस के केस में, ठीक है। अच्छा, इसमें स्ट्रेन क्या था? तुम्हें याद होगा, डेल्टा वी बाय वी, और वो भी नेगेटिव तो इसको, प्रेशर को डिवाइड कर दो इससे, तो फाइनली जो बल्क मॉड्यूलस है उसका फॉर्मूला क्या आएगा? प्रेशर डिवाइड बाय, माइनस बाहर लगा देता हूं, डेल्टा वी, और ये वी ऊपर चला जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में भी, तो फाइनली ये फॉर्मूला बन के आता है किसका? बल्क मॉड्यूलस का। किसका बेटा? बल्क मॉड्यूलस का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा? चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, सही है। प्रेशर इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, डन है। तो ये कुछ फॉर्मूलेस थे जिन पे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। मैं एक आपको फाइनल टेबल दिखाता हूं, फिर अपन सवालों की तरफ बढ़ेंगे, है ना। कुछ सवाल मुझे होमवर्क भी देने और कुछ कराने भी हैं। ये फाइनल एक टेबल बन के आ जाती है जिसमें कि सारी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि एक होती है स्ट्रेस, स्ट्रेन और मॉड्यूलस, है ना, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अगर मैं बात करूंगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की, फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेन की बात करूंगा तो फॉर्मूला होता है क्या? डेल्टा एल बाय एल। और इस केस में जो हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं? यंग्स मॉड्यूलस। फॉर्मूला क्या होता है? ये। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेनली क्वेश्चन यंग मॉड्यूलस पे ही आ रहे होते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, बहुत सही। अगला आ जाता है कंप्रेशनल स्ट्रेस। बताया था ना कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, बल्क में
हाँ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया सेम, पर इसमें स्ट्रेन क्या होती है, डेल्टा वी बाय वी, और नेगेटिव का साइन लगता है। उसके अलावा बल्क मॉड्यूलस यहां पर का फॉर्मूला क्या बन के आता है, बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला बन के आता है माइनस एफ बाय ए डिवाइड बाय डेल्टा वी बाय बी, या फिर इसकी जगह आप प्रेशर भी लिख सकते हो, यहां पर प्रेशर भी लिख सकते हो, एक ही बात हो जाती है, एक ही बात हो जाती है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और लास्ट आ जाता है क्या, शेयर। शेयर स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेस तो सेम ही होता है, फोर्स बाय एरिया, वो नहीं बदलता कभी भी, है ना, उसकी तरह नहीं है बेटा, मेरी तरह अपन नहीं बदलते। ठीक है, तो दूसरा आता है शेयर क्या, स्ट्रेन। फॉर्मूला क्या था, डेल्टा, मतलब डेल्टा बोल रहा हूं, फॉर्मूला था थीटा, है ना, जो एंगल में चेंज आया टेन थीटा, थीटा आप बोल सकते हो। ठीक है, और इसके केस में जो मॉड्यूलस यूज होता है, शेयर मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, उसका फॉर्मूला क्या बन के आ जाता है, ये बन के आ जाता है ना, टेन थीटा भी लगा सकते हो या फिर डायरेक्टली थीटा भी लिख सकते हो, जो लिखना हो दोनों चल जाते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है सवाल पे कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो पूरी की पूरी एक टेबल है, जिससे कि ये जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया है ना, देखो समराइज हो गया है अपना पूरा का पूरा, तो समराइज हो गया पूरा का पूरा कि हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है। अब मुझे बताओ, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, इसमें कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी आई या नहीं आई? एक लड़का लिख रहा है, खुशी अपनी इंस्टाग्राम आईडी देना। इंस्टाग्राम आईडी बेटा मैं देता हूं अपनी, लिख, मेरे को कर तू डीएम, तेरे को ना शक्तिमान बनाऊंगा एक दिन में, घुमा घुमा के पढ़ ले। आजा सवाल देखते हैं। इन अ रिलेशन, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता आपने देखा होगा, ये फोर्स का रिश्ता है, किसके साथ, स्प्रिंग के केस में, याद आ रहा होगा। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, बताओ, थोड़ा सा तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा पिछले चैप्टर का, जल्दी बताओ क्या है। द फोर्स इज अपोजिट दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तुम्हें याद होगा कि नेगेटिव साइन क्या बताता है, कि तुम अगर इधर फोर्स लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा यहां होगा। स्प्रिंग का केस पढ़ा है ना, वर्क पावर एनर्जी के अंदर। बहुत बढ़िया जी, क्या बात है जी। चलो अगला क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, रेडियस इज हाफ, द एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड अंडर द सेम लोड विल बी। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, मान लो एक वायर है। अच्छा मुझे ये बात बताओ, ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है ना। हर मटेरियल का जो मॉड्यूलस होता है ना, वो सेम होता है हर मटेरियल का। वो मटेरियल अगर चेंज करोगे तो बदलता है, जैसे स्टील का सेम है, आयरन का सेम है, सबका सेम है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका जो यंग्स मॉड्यूलस है वो वाई है। ठीक है, अब क्या बोला है कि ये जो वायर था ना, इसका मैंने क्या करा है, इसका मैंने लेंथ कर दिया है डबल। ठीक है, तो मैंने लेंथ कर दिया है 2l, और जो रेडियस है मैंने उसको कर दिया है r/2। अब मुझसे पूछ रहा है कि द अलोंगेशन प्रोड्यूस्ड अंडर द सेम लोड, यानी जितना मैं लोड पहले दे रहा था, जितनी मैं स्ट्रेस पहले दे रहा था, उतनी ही स्ट्रेस में अब कितना चेंज आएगा पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, तो पहले के कंपैरिजन में अगर मैं लिखूं तो y का फॉर्मूला होता, देखना बेटा मैं क्या लिखने जा रहा हूं, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन क्या होती है, डेल्टा एल, डेल्टा एल, या फिर मैं ऐसे भी लिख दूं, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, स्ट्रेस नहीं लिखता यहां पर, मैं पूरा ही लिख देता हूं। स्ट्रेस क्या होगी, फोर्स बाय एरिया डिवाइड बाय डेल्टा एल बाय एल, है ना। ये हमने फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, एफ एल डिवाइड बाय ए डेल्टा। ठीक, ये होगा यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला, ये हमने ऑलरेडी पता है हमें। ठीक, ये बेसिक कंडीशन में है। अब मैंने क्या करा, अब मैंने लेंथ को डबल कर दिया। अच्छा यहां पर यानी अब इस फॉर्मूले में क्या होगा, एल जो होगा वो ट्वाइस हो जाएगा। अभी उस चीज को साइड रखते हैं, अभी इसी फॉर्मूले को देखो और इसमें से एक बार डेल्टा एल की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। चलो फटाफट से डेल्टा एल की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, इसको देखो, इसको देखो, डेल्टा एल को यहां ले जाओ, वाई को यहां ले जाओ, तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी एफ एल ए इंटू वाई। यही आ रही है, यही आ रही है डेल्टा एल की वैल्यू। ठीक है, ये कब आई, बेसिक केस में, जब तक हमने कोई बदलाव नहीं करा था। ठीक है जी, आ गया। अब हम बदलाव करने पे जा रहे हैं। अब हमने क्या करा, हमने लेंथ को ट्वाइस कर दिया, ठीक है, और रेडियस को हाफ कर दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर रेडियस हाफ करेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो अगर रेडियस हाफ करूंगा तो एरिया कितना हो जाएगा, a/4। हाँ या ना,
इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? ये तो बहुत बच्चों वाली चीज हो गई कि एरिया 1/4 हो जाएगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, आर आधा हो रहा है तो एरिया a/4। ठीक है, अब यहां पर पुट करते हैं बेटा डेल्टा एल में। देखो फोर्स तो सेम है, लेंथ मेरी डबल हो गई है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया मेरा कितना हो गया है? 1/4 टाइम्स हो गया है, और यंग्स मॉड्यूलस तो सेम ही है, वो तो बदलेगा नहीं। अब ये 4 नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 8, 8 एफ एल ए वाई, यानी पुराने टाइम से 8 गुना ज्यादा आ गया। कितना आ गया बेटा? 8 गुना, तो इंक्रीज बाय 8 टाइम्स। समझ पाए क्वेश्चन को? कौन कौन समझ पाए जरा एक बार चैट में पी के लिख के बताएंगे। सी आएगा बेटा, बी कैसे आएगा? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे सवाल आते हैं, देख रहे हो तुम इसमें। शेयरिंग स्ट्रेन इज मेजर्ड इन, शेयरिंग स्ट्रेन क्या थी भैया? वो जिसमें tan थीटा होता था, थीटा का यूनिट होता था रेडियन। हाँ ये तो आपने बताया था भैया, तो आंसर तो ए होगा। बहुत सही है, स्मार्टी स्मार्टी हो गए, स्मार्टी। चल अगला देखते हैं। अ वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग एंड स्ट्रेच अंडर द कंडीशन ऑफ द वेट एफ सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स अनदर एंड। क्या बोला है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सीलिंग on it is equal to the opposite of the weight. The tensile strength at an cross section A of the wire is, अच्छा ये कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है ठीक है। तो आपको क्या बताना है? टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू बतानी है, टेंसाइल स्ट्रेस की। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है? जब खिंचाव आता था, खिंचाव है ना, किसी भी वायर में अगर खिंचाव आता है ना, याद आ गया? हाँ, तो वो जो स्ट्रेस लगती है उसको हम टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं, उसकी वैल्यू बतानी है। बताओ, क्वेश्चन वापस से पढ़ो और फिर बताओ जल्दी। ए लिख रहे हैं बच्चे, अरे क्वेश्चन पढ़ ले एक बार फिर से, मूर्ख बालक। ए लिखने से पहले क्वेश्चन पढ़े हैं नहीं, आ जाते हैं बस डायरेक्टली कि हाँ भैया हम बता देंगे। क्वेश्चन तो पढ़ लो यार एक बार। चलो जल्दी। अब बी लिख रहे हैं। देख क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, पढ़ वापस से। एक वायर है जिसको मैंने सस्पेंड करा हुआ है फ्रॉम अ सीलिंग, ठीक है। एक सीलिंग से मैंने उसको, ये मान ले एक सीलिंग है, इससे मैंने एक वायर को सस्पेंड करा है, ठीक है। एंड स्ट्रेच अंडर द कंडीशन, स्ट्रेच अंडर द एक्शन ऑफ अ वेट एफ, ठीक है, सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स अनदर एंड। यानी यहां पर मैंने एक बक्सा लगा रखा है और वो नीचे फोर्स लगा रहा है एफ, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सीलिंग ऑन इट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द वेट। यानी जो फोर्स अब सीलिंग लगा रहा है ना, वो भी उतनी है। मतलब सीलिंग इसको खींच रहा है ऊपर की तरफ, है ना, सीलिंग इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, सीलिंग इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है बेटा, लगाएगा, सीलिंग भी लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, सीलिंग भी लगाएगा, और वो इक्वल या अपोजिट है। तो आपको ये बताना है कि स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ। क्या बताया आंसर? आंसर क्या बताया? ए आएगा या बी आएगा? अब सी लिख रहे हैं, नहीं डी भी लिख दे भाई, ऐसा कर, ऐसा कर, डी भी लिख दे, तू सारे आंसर लिख दे भाई, सारे आंसर लिख दे। एक लॉजिकल खुद अगर तुम सोचोगे यार, एक बात मुझे बताओ कि यहां से नीचे एफ लग रही है, ठीक है, इस वायर को देखना, बस इस वायर को देखना, क्या इस वायर में खिंचाव आ रहा है? ये सीलिंग है, ठीक है, ये वायर है, मैंने कुछ लटका रखा है, मैंने कुछ लटका रखा है। हाँ ऑब्वियस सी बात है, सीलिंग भी वायर पे फोर्स लगाती है इस डायरेक्शन में, तभी तो वायर एक एंड से लटका रहता है ना, होल्ड करके रखता है, वरना सीलिंग नीचे आ जाती। तो नीचे से लटका रखा है और यहां खिंचाव आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा खिंचाव। और खिंचाव आएगा तो आंसर वही होगा जो कि तुमने सबसे पहले लिखा था कि टेंसाइल स्ट्रेस एट एनी क्रॉस सेक्शन इज दिस। क्योंकि जो सीलिंग है वो कुछ नहीं कर रही है, सीलिंग ने इस तरह से पकड़ रखा है। अब भाई देखो, सीलिंग तो फोर्स लगाएगी ना भाई, अगर सीलिंग फोर्स नहीं लगाएगी तो इसका एक ये जो एंड है, ये एंड भी खिंच जाएगा,
खिंच जाएगा ना, तो सीलिंग तो इसको रोक के रखेगी भाई यहां पर, बट दूसरा एंड तो खिंच रहा है। अरे दूसरा एंड तो खिंच रहा है। अरे एक वायर को मैंने यहां से पकड़ लिया और दूसरे को मैंने चक करके खींचा एक एंड से, तो कोई दिक्कत? टेंसाइल स्ट्रेस तो फिर भी वही रहेगी ना, F/A। बहुत बढ़िया। तो बस लल्लू पल्लू सवाल था, कंफ्यूज हो गए तुम। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या क्वेश्चन है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फैक्टर इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल। इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? देखो वैसे इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बट एक टॉपिक मैं आपको बता ही देता हूं। टेम्परेचर। मुझे ये बताओ टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा? टेम्परेचर को बढ़ाने से इलास्टिसिटी जो है क्या वो कम होगी या वो ज्यादा होगी? एक ये है एक वायर, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। बताओ काइनेटिक एनर्जी होगी ना ज्यादा, पार्टिकल मूव करने लगेंगे। देखो पार्टिकल मूव करने लगे, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ गई, पार्टिकल इधर उधर मूव करने लग गए, है ना। अब यहां पर मुझे बताओ कि ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ये कम हो जाता है ज्यादा हो जाता है? कम होता है। यार अब तू ना खुद सोच सकता है, अगर एक मेटल को तूने पिघला दिया, मेटल को अगर तूने पिघला दिया, हीट दे दी, तो मेटल इजीली स्ट्रेच हो जाता है। हाँ, और अगर मेटल एकदम सख्त होता है तो इजीली स्ट्रेच नहीं होता। मैंने क्या बताया? ज्यादा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? ताकतवर, और कम का मतलब कमजोर। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ये कमजोर हो जाता है भैया, कमजोर। और कमजोर का मतलब होता है कि इसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बहुत बढ़िया, लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिकल क्वेश्चन, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे एटम्स मूव करने लगेंगे, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और ऑब्वियस सी बात है कि जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कम हो जाएगा। चलो डन, डन जी डन, डन जी डन। चलो कोई एक बढ़िया सा सवाल देखें, एक बढ़िया सा सवाल देखते हैं। ये स्पेलिंग गलत है टेम्परेचर की। जब स्टील वायर ऑफ द लेंथ 4.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 3 पॉइंट दिस ठीक है, stretches by the same amount as the copper wire of the length 3.5 meter and cross sectional area this, under the given load what is the ratio of the young होए 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 ओए होए होए होए, कैलकुलेशन पे सवाल दे दिया भैया। कौन करेगा इसको? तुम करोगे, मैं तो नहीं करने वाला। इतना लल्लू सवाल, इस फॉर्मूले को लगाना है, दोनों के लिए अलग अलग यंग्स मॉड्यूलस निकालना है, एक बार स्टील के लिए निकालना, एक बार कॉपर के लिए निकालना, और दोनों को डिवाइड कर लेना है। ठीक है, बस इतना बोला गया है कि लोड सेम है, लोड यानी फोर्स सेम है, फोर्स सेम है। बस इतना बोला है कि दोनों की जो फोर्सेस है वो सेम है, लेंथ अलग है, लेंथ अलग है, एरिया अलग है ना। उसके अलावा ये भी गिवन है क्या कि कहां गया सेक्शनल एरिया ऑफ दिस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द यंग मॉड्यूलस स्टील दैट ऑफ द कॉपर। बस आपको ये बताना है, यंग मॉड्यूलस का आपको रेशियो बताना है। चलो कर पाओगे इस क्वेश्चन को? कर पाओगे? फटाफट से बताओ। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? जल्दी। भैया डेल्टा एल कहां है? अरे डेल्टा एल भी सेम है। अरे डेल्टा एल देख, ये देख, डेल्टा एल भी यहां गिवन है, देख, स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट एज ऑफ द कॉपर वायर ऑफ द लेंथ 3.5 मीटर। यानी ये बोला है कि जो स्ट्रेच है ना दोनों का वो भी सेम गिवन है, यानी जो डेल्टा एल इन दोनों का होगा ना, डेल्टा एल दोनों का सेम गिवन है ऑलरेडी, है ना, कॉपर का और स्टील का दोनों का सेम गिवन है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो वैसे ही कट जाएंगे ना रेशियो में, काटना तो तुम्हें आती है ना। तो कट जाएंगे, तो इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो आ जाओ, अब मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, कल इन सारे होमवर्क क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, करके आना, जो ना हो वो बताना। ठीक है, कम सवाल नहीं है, ज्यादा सवाल है, बट मजा आएगा कल, क्योंकि अपन इनको सबको प्रैक्टिस करेंगे ना, तो अच्छा लगता है ऐसे ऐसे सवालों को करने में। ठीक है, आ जाओ सवाल देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, मैं SW डालता जा रहा हूं बेटा, मैं SW डालता जा रहा हूं। ठीक है, एक, ये आपका दूसरा है। मैं आपको कुछ 5-7 सवाल दूंगा, कल आप इनको ट्राई करके आना, इन सबको हम क्लास में कल डिस्कस करेंगे। चलो, काफी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कुछ नीट के क्वेश्चन भी आपको दिख जाएंगे।
ठीक है, अभी वो अपलोड हो जाएगा ना तो वहां से आप देख लेना। ये भी HW है। एंड फाइनली दिस इज ऑल्सो HW। ठीक है, और उसके अलावा अच्छा अभी और भी है, मजा आएगा भाई। ये भी है HW वायर, मजा ही आ गया, क्या बात है, ये भी HW। चलिए यहां पर फाइनली आज के लेक्चर को हम करते हैं क्या? हाँ? सांप, ठीक है, कर लोगे कल तक? अरे 7 ही तो सवाल है भाई, थाला फॉर द रीजन कर लेना, इतने बेसिक सवाल है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। जो यंग मॉड्यूलस मैंने तुम्हें बताया, मेनली क्वेश्चन यंग मॉड्यूलस के, एक दो क्वेश्चन बल्क मॉड्यूलस के भी, और एक ही क्वेश्चन शेयर मॉड्यूलस का जो कि मुश्किल है, वो मैं कल डिस्कस कराऊंगा। अभी तो ना बने तो कोई टेंशन मत लेना, एटलीस्ट यंग मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए। ठीक है, कल इनकी प्रैक्टिस करेंगे, एंड एक ग्राफ होता है इनका, बड़ा इंपॉर्टेंट सा ग्राफ है, उस ग्राफ के बारे में पढ़ाई लिखाई करेंगे। ठीक है, चलो इसी बात पे दोस्तों, माय प्रीशियस बैच, लव यू ऑल। कल मिलते हैं इसी जगह, सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह। लव यू ऑल, बाय बाय। चलो मिले, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। चलो, मजा आया तुमसे यार, बहुत दिनों बाद बात करके मजा ही आ गया। चलो बाय बाय।